नमस्कार। अपने इस विशेष कार्यक्रम भारत एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। इस खास कार्यक्रम में हम दिखाएंगे खबरें देश के तमाम राज्यों की। लेकिन आइए शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश के ताजा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में बयान। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता। कहा, हर स्थिति पर भारत की पैनी नजर। शॉर्ट नोटिस पर भारत आई हसीना। मामले पर सर्वदलीय बैठक में सभी का सर्वसम्मत समर्थन। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की कवायद हुई तेज। संसद भंग। छात्रों का अर्थशास्त्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव। स्थिति अब भी चिंताजनक। सुरक्षा आशंकाओं के बीच पुलिस सड़कों से नदारद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय समुदाय के लोगों को किया संबोधित। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाने की जताई प्रतिबद्धता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा जेडीएस कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर। मैसूरू चलो पदयात्रा के चौथे दिन मांड्या पहुंचने पर मिला अपार जन समर्थन। भाजपा ने कहा, सीएम सिद्धरामैया के इस्तीफे तक जारी रहेगी लड़ाई। उत्तर प्रदेश में अब नहीं लगाना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस का चक्कर। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा हुई शुरू। महाराष्ट्र के बाद ई रजिस्ट्री वाला यूपी बना देश का दूसरा राज्य। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने जगाई पदक की उम्मीद। सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर पदक करना चाहेंगी पक्का। हॉकी में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की जर्मनी से टक्कर। जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किया क्वालिफाई। राज्यों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में लचर कानून व्यवस्था की। तो झारखंड में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी रांची में दिन दहाड़े अधिवक्ता की हत्या का मामला सुलझा भी नहीं था कि बेलगाम अपराधियों ने स्पेशल ब्रांच के दरोगा को गोलियों से भून डाला। इन घटनाओं के बाद विपक्ष एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। आपको दिखाते हैं रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिवाकर कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में बेलगाम हुए अपराधी। झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं सवाल। रांची में दिन दहाड़े पुलिस अधिकारी और वकील की सरेआम हत्या। रांची में वकील और पुलिस अधिकारी की हत्या से लोग दहशत में। लचर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर। पुलिस महानिदेशक ने रांची पुलिस को कार्यशैली सुधारने को कहा। राजधानी रांची में एक के बाद एक हाई प्रोफाइल क्राइम की घटनाओं ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। पहले अधिवक्ता की दिन दहाड़े चाकू मारकर सड़क पर हत्या हुई। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अपराधियों ने कानून के रक्षक दरोगा को मौत की नींद सुला डाला। झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों क्राइम की राजधानी बनती दिख रही है। 3 अगस्त को रांची के सुखदेव नगर में दिन दहाड़े बेलगाम अपराधियों ने अधिवक्ता की चाकू गोदकर हत्या कर दी। इस घटना को 24 घंटे बीते भी नहीं थे कि अज्ञात अपराधियों ने स्पेशल ब्रांच में तैनात दरोगा अनुपम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने दरोगा के सीने में 3 गोलियां मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हत्या क्यों हुई इसके बारे में एसआईटी गठन किया गया है। एसआईटी में रूरल एसपी हेड हैं
और लगभग 8 थाना प्रभारी और इसके अलावा कई सब इंस्पेक्टर और टेक्निकल सेल के बंदे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, एसआईटी की टीम को टास्क बांटा गया है। स्पेशल ब्रांच के दारोगा की हत्या और हाल के दिनों में रांची में बिगड़ी विधि व्यवस्था को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता भी चिंतित है। उन्होंने इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। मौके पर डीजीपी बढ़ते अपराध को लेकर काफी सख्त दिखे। उन्होंने रांची पुलिस को कार्यशैली सुधारने को कहा और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भी निर्देश दिया। मैंने अपराधियों पर नियंत्रण और पब्लिक के प्रति संवेदनशीलता, ये हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज थे। अड्डाबाजी जहाँ पे होता है, रांची शहर में कई जगह पे हम लोग सुनते हैं अड्डाबाजी होती है, उन अड्डाबाजी वाले जगहों को चिन्हित करना, वहाँ पे कड़ी कार्रवाई करना। उधर मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इस दोनों घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पूरे मामले की जांच और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। श्री मरांडी ने तो यह भी कहा कि आज राज्य में अपराधियों की हिम्मत इस कदर बढ़ी है कि लगता है कि सरकार को अपराधी और गुंडे ही संचालित कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर झारखंड में अपराध से जुड़ा एक डाटा भी जारी किया। श्री मरांडी के मुताबिक झारखंड में प्रत्येक घंटे औसतन 8 आपराधिक घटनाएं हो रही है और यह हर रोज 73 है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अपराधी ने व्यक्तियों को करके अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा, तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब अपराधी को पकड़ और बहुत कठिन नहीं। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए और हेमंत सरकार में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। हत्याएं, गैंग रेप की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं पूरे तरीके से राजधानी रांची को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने आदर्श कैपिटल यानी आइडियल कैपिटल बनाने की बात की थी, लेकिन क्राइम कैपिटल बना दिया। साहब यहाँ महफूज नहीं है लोग, शाम होते अब दुकानें बंद होने की नौबत आ गई है। अधिवक्ता की हत्या और रांची में बढ़ते अपराध पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मौखिक रूप से झारखंड पुलिस को बढ़ते अपराध को रोकने का कड़ा निर्देश दिया और मौके पर मौजूद डीजीपी और एसएसपी को पीड़ित परिवार को सुरक्षा और जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करने को कहा। राजधानी रांची में इन दिनों क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, जिससे हर कोई चिंतित है। पुलिस के मुखिया भी इससे परेशान दिखे और उन्होंने अपने सहयोगियों को कार्यशैली सुधारने की नसीहत तक दे डाली। अपराधी इतने बेलगाम हैं कि वो दिन दहाड़े भी घटनाओं को अंजाम देने में नहीं डर रहे हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। तो लचर होती कानून व्यवस्था पर यह खबर देखी आपने झारखंड से, और अब दिखाएंगे खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर लाल आतंक पर शिकंजा कसा गया है। जी हां, छत्तीसगढ़ के बस्तर में फोर्स के एक्शन से माओवादी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। पूरे बस्तर क्षेत्र में बीते 10 सालों में तेजी से नक्सलवाद सिमटता जा रहा है, जिससे बस्तर में विकास की एक नई बयार बह रही है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की छत्तीसगढ़ के बस्तर से ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक का हो रहा है अंत। बस्तर में सिमट रहा नक्सलवाद। फोर्स के एक्शन से अंतिम सांसें गिन रहे हैं माओवादी। ऑपरेशन प्रहार से लेकर ऑपरेशन मार तक नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी है। सुरक्षा बलों की लगातार हो रही कार्रवाई से टूटी नक्सलियों की कमर। नक्सलियों के गढ़ में फोर्स की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से कराह रहा है माओवाद। जल्द ही नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ का बस्तर। भारत में यदि नक्सलवाद की बात करें तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर का नाम आता है। घने जंगलों से घिरा बस्तर नक्सलियों के लिए मुफीद जगह बना हुआ था, लेकिन अब बस्तर में बारूद की गंध नहीं बल्कि विकास की बयार बह रही है। सुरक्षा बलों की लगातार हो रही कार्रवाई से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की कमर टूट गई है। बस्तर में नक्सलवाद सिमट रहा है और इससे स्थानीय लोगों में माओवादियों का खौफ कम हुआ है और नक्सली लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। एक समय बस्तर, दक्षिण सुकमा, दक्षिण बीजापुर और नेशनल पार्क एरिया अबूझमाड़ में माओवादियों का बोलबाला था, लेकिन अब इन इलाकों से जवानों ने नक्सलियों को खदेड़ दिया है।
बस्तर में जनवरी से लेकर अब तक 142 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। कांकेर, बीजापुर, अबूझमाड़, दांतेवाड़ा और सुकमा जैसे इलाकों में लाल आतंक को बैकफुट पर धकेला गया है। बस्तर के कलेक्टर पी दयानंद कह रहे हैं कि बस्तर में नक्सलियों का खात्मा हो रहा है और विकास की बयार बह रही है। अनेकों गांव हैं जहां पे लोग पहली बार मतदान कर रहे थे, पहली बार वहां पे रोड की कनेक्टिविटी बनी, बिजली लगी, मोबाइल टावर्स वहां पे इंस्टॉल किया गया, लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी उनके घरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, पेंशन के काम, इसके अलावा उनको आधार कार्ड बनवाने का भी हम लोगों ने वहाँ पे सुविधा पिछले 1 साल के कार्यकाल में किया गया। साथ ही साथ में जगदलपुर के जो एक पहचान को सिर्फ छत्तीसगढ़ तक ही ना रोकते हुए पूरे भारतवर्ष में स्थापित करने के लिए टूरिज्म में अनेक काम किया गया। इसमें बस्तर दशहरा जो हमारा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है उसको जगह जगह तक ले जाने का काम किया गया। बस्तर के जिन जंगलों में नक्सली कभी दूसरों के लिए खौफ हुआ करते थे, आज वो खुद दहशत में हैं। बस्तर के जंगलों में जहां नक्सलियों का एक छत्र साम्राज्य हुआ करता था, वहां अब पुल, पुलिया और सड़क नजर आने लगी है। जवानों की बढ़ती मौजूदगी और जंगलों में सिमटते नक्सली अब बौखलाहट में हैं। बस्तर के आईजी सुंदरराज का कहना है कि बस्तर में फोर्स लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगातार फोर्स ने नए कैंप खोले हैं। बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत महीने में अनेक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई, जिसके माध्यम से इलाके में प्रभावी रूप से अभियान संचालित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान की जा रही है। वर्तमान में माओवादी संगठन की बेस इलाका सिमटते जा रहा है, उनका कॉरिडोर्स ब्लॉक हो रहा है, उनका नवीन सप्लाई नेटवर्क नहीं बन पा रहा है। इस प्रकार माओवादी संगठन काफी बैकफुट में है और उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकते जा रहा है। प्रशासन ने और शासन ने एक सख्त कदम उठाया, यहाँ पर शांति स्थापना के सारे प्रयास शुरू हुए। बीते 3-4 सालों में अब यह नौबत आ गई है कि नक्सलियों को बैक फुट पर जाते जाते लगभग एक सीमित एरिया में उन्हें सिमट कर रख दिया गया है। सिमट कर ही नहीं रख दिया है, उन्हें लगभग खदेड़ दिया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब बस्तर में वापस शांति की वह दौर लौट गई है जिसकी हम कल्पना किए करते थे। अब यहाँ पर पर्यटन का उद्योग बहुत बेहतर तरह से पनप रहा है। उच्च शिक्षा के सारे अवसर खुल गए हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सारे फील्ड में लोग बाहर से आकर यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आतुर हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में कहा है कि देश में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र की संख्या लगातार घटती जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी आई है। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बस्तर में बारूद की जगह विकास की बयार बहने से नक्सली दहशत में है और बस्तर के जिन जंगलों में जहां नक्सली खुद को सेफ समझते थे, जवानों की टीम अब उस इलाके में पहुंचकर उनका खात्मा कर रही है। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़। तो बस्तर में सिमट रहा है नक्सलवाद। इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद कुछ अन्य राज्यों से खबरें होंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम,
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और अब खबर हरियाणा से है और आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत और हथकरघा उद्योग की खबर। आपको दिखाते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खादी ग्रामोद्योग मिर्जापुर में किस प्रकार से बन रहे हैं कपड़े और इन कपड़ों की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और खादी से बने कपड़ों को लोगों द्वारा खूब पसंद भी किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कुरुक्षेत्र से यह खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हथकरघा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के खादी ग्राम उद्योग मिर्जापुर में बन रहे कपड़ों की मांग में खूब इजाफा हुआ है और खादी से बने कपड़ों को खूब पसंद किया जा रहा है। हथकरघा को उद्योग बनाकर लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे खादी सुधार कार्यक्रमों का तेजी से विस्तार हुआ है। हथकरघा क्षेत्र देश की शानदार सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देश में आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये क्षेत्र महिला सशक्तिकरण के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। खादी ग्रामोद्योग के बुनकरों के अनुसार बुनाई उनका पुश्तैनी काम है जो आजीविका के साथ उनकी पसंद भी बन गया है। उनके द्वारा बनाए गए खादी के कपड़ों को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। खादी के ये कपड़े किसी भी मायने में ब्रांडेड और विदेशी कपड़ों से कमतर नहीं है। खादी जो कि हथकरघा का काम है, यह आजकल पूरे देश में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। इसके प्रोडक्ट, इसके वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा बिकने की संभावनाएं बढ़ रही हैं और मैं जब भी फ्री टाइम में अपनी पढ़ाई से हटकर अपने माता पिता के साथ इस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हूँ और आगे भी ये काम हमारा इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। खादी बनाना का काम करते हैं, ये हमारा पुश्तैनी काम है। जब से NMC चरखा है तो बारीक कपड़ा, जैसे ब्रांडेड कपड़ा होता है उस तरह का कपड़ा हम बनाने लगे हैं और हमारी डिमांड अब ब्रांडेड कपड़े की तरह बढ़ती जा रही है। खादी ग्राम उद्योग मिर्जापुर के सचिव सतपाल सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से हथकरघा से बने कपड़ों की मांग कई गुना बढ़ गई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार हथकरघा उद्योग को लगातार बढ़ावा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 2014 से इस खादी को जो उन्होंने एक मन की बात में हर किसी को पहनने के लिए किया, उससे लोगों का उत्साह और हमारे कामगारों का भी उत्साह बढ़ा है। क्योंकि इसके साथ साथ बिक्री बढ़ी है तो उत्पादन का कार्य भी बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इसको बहुत उठाने का प्रयास किया है। समय समय पर हमें कोई परेशानी नहीं है। जो हमारा एक इसकी छूट हम देते हैं उसका पैसा बराबर आता रहता है। उसमें एक उन्होंने और भी काम किया है कि जो हमारे कामगार हैं उनको भी प्रोत्साहन दिया है, उसमें भी उनको अनुदान देते रहते हैं और समय समय पर उनका भी अच्छा एक उत्साह मिलता है उन्हें काम करने का। कताई का काम करने वाली बुनकर कविता ने कहा है कि उनके काम को लगातार पसंद किया जा रहा है। इसी काम की बदौलत उन्हें 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया, जो उनके लिए सम्मान की बात है। मैं यहाँ पिछले कई सालों से कताई का कार्य कर रही हूँ और हमें 2016 में मोदी जी ने अवार्ड दिया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भारत सरकार द्वारा हमारे काम को बढ़ोतरी दी जा रही है, जिसमें हमारे जैसे कई कारीगरों को काम दिया जा रहा है। देश में हथकरघा आज सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। पिछले कुछ वर्षों में हथकरघा से बने उत्पादों की मांग बाजार में खूब बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हथकरघा जो है वो देश की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में सागर स्कूल हादसे के बाद प्रदेश भर के अब स्कूलों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने हर जिला कलेक्टर को ये निर्देशित किया है कि जो जर्जर स्कूल भवन हैं उनको चिन्हित किया जाए और ये काम प्राथमिकता से पूरा किया जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो स्कूली बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल भवन की भी व्यवस्था की जाए। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की ये रिपोर्ट। सागर में दीवार गिरने से हुई बच्चों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में। प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वे का काम शुरू।
भोपाल के जर्जर स्कूलों में गढ़ा जा रहा है भविष्य। जर्जर स्कूलों की मांगी गई लिस्ट। प्राइवेट स्कूलों के भवनों का भी होगा सर्वे। सागर स्कूल हादसे के बाद प्रदेश भर में स्कूल भवनों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जो भी स्कूल भवन जर्जर हैं उन्हें चिन्हित किया जाए और जो भवन जर्जर है वहां पर विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। मध्य प्रदेश में सागर स्कूल हादसे के बाद प्रदेश भर के स्कूलों का सर्वे का काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने हर जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि जर्जर स्कूल भवन को चिन्हित करने का काम प्राथमिकता से पूरा किया जाए और जरूरत पड़े तो स्कूली बच्चों के लिए वैकल्पिक स्कूल भवन की भी व्यवस्था की जाए। टीएल में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो बैठक ली गई है उसमें भारी मौसम के कारण, भारी वर्षा के कारण जो भवनों क्षतिग्रस्त थे उनकी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। भोपाल जिले में लगभग 2% के लगभग भवन हैं जो कि कुछ क्षतिग्रस्त हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए सभी शिक्षकों को, प्राचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है कि बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखें और जितना भी हमारा क्षतिग्रस्त एरिया है उसको चिन्हित करके बैरिकेड करने के लिए या वहाँ पर फ्लैक्स लगाने के आदेश प्रिंसिपलों को दे दिए गए हैं, जिससे कोई घटना ना घटे। उधर भोपाल नरेला विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने भी अपनी विधानसभा के स्कूलों का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देशित किया। आज हमने नरेला विधानसभा के सेमरा स्कूल का दौरा किया और ये निश्चय किया है कि अगले 1 साल में नरेला विधानसभा के सभी स्कूल्स का हम पूरा मास्टर प्लान बनाकर 1 साल के अंदर सभी स्कूलों का उन्नयन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो हमारे स्कूल है वो अप टू द मार्क हो, पूरी तरह से विस्तारित हो सके। बरसात के मौसम में भले ही जर्जर स्कूल भवनों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि वक्त रहते जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया। अब सरकार की सख्ती के बाद व्यवस्था सुधरेगी ऐसी उम्मीद है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज़ भोपाल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात हिजाब और बुर्का बैन की। जी हां, मुंबई के एक कॉलेज में छात्रों के कैंपस में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। आइए देखते हैं मुंबई से योगेश शीतल की ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के कॉलेज में हिजाब और बुर्का पर बैन, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कैंपस में बुर्का, हिजाब या फिर नकाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। प्रतिबंध के खिलाफ 9 छात्रों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने हिजाब और बुर्का पर प्रतिबंध को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने कहा, हिजाब हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर।
ड्रेस कोड को लेकर आचार्य मराठे कॉलेज का जो ये ऑर्डर है ये अब सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा कि क्या ड्रेस कोड को लेकर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं क्या वो विधि सम्मत है, क्या वो संविधान सम्मत है। सुनवाई की तारीख भले ही मुकर्रर नहीं की गई हो, लेकिन इसको लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक उच्च न्यायालय का जजमेंट आया था 2022 में, उसके बाद लगा था कि ये मामला शांत होगा, लेकिन जिस तरीके से बाद में मुंबई का जो चेंबूर कॉलेज है वहां के संस्थान ने जिस तरीके से एक सिमिलर ऑर्डर निकाला और उसको लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपना गो अहेड दिया, उसके बाद अब यह मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। ड्रेस कोड को लेकर लोगों के अलग अलग मत है, प्रशासन का अपना पक्ष है, जो याचिका करता है उनका अपना पक्ष है। बहरहाल इन सब विषयों को देखें तो एक सुरक्षा को लेकर जो भावना है वो भी विश्वविद्यालय खास करके इस तरह के संस्थान के मन में रहती है। यही वजह है कि कई जो इस तरह के संस्थान है वहां पे अब सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। तो इसी के साथ राज्यों की खबरों के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।